हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्स्टेकल इन चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में क्या क्या ऑब्स्टेकल हैं, यानी क्या क्या बाधाएं आती हैं चेन सर्वेइंग करते समय, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 3 तरह के ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने को मिलते हैं। पहला ये है चेनिंग फ्री बट विजन ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी कि चेनिंग कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर विजन ऑब्स्ट्रक्टेड है, मगर देख नहीं सकते हैं। दूसरा है विजन फ्री चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी देख सकते हैं लेकिन चेनिंग नहीं कर सकते, मतलब नाप नहीं सकते। और तीसरा है बोथ ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी कि ना तो देख सकेंगे और ना ही उसमें नाप सकेंगे। कहने का मतलब ये है, चेनिंग फ्री का मतलब क्या हुआ कि हम चेन से मेजरमेंट कर सकते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल है इसका क्या? फॉरेस्ट। क्या एग्जाम्पल? फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, चेन से मेजरमेंट तो कर सकते हैं लेकिन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को देख नहीं सकते हैं। विजन फ्री चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड, इसका एग्जाम्पल होता है पॉन्ड, या तो पॉन्ड होगा, पॉन्ड या फिर वैली। ठीक है, पॉन्ड या वैली या फिर रिवर। तालाब के आर पार देख जरूर सकेंगे लेकिन उसमें हम लोग चेन से नाप नहीं सकेंगे, क्योंकि उसमें पानी भरा होगा, या तो गड्ढा होगा या तो बीच में नदी होगा, तो फिर भी उसमें पानी ही होगा। और बोथ ऑब्स्ट्रक्टेड, ना तो देख सकेंगे और ना ही तो मेजर कर सकेंगे। तो इस केस का आ जाता है क्या? बिल्डिंग। बिल्डिंग हो गया। ठीक है, बिल्डिंग हो जाएगा, या फिर बिल्डिंग नहीं तो और क्या? हिल। बिल्डिंग नहीं तो हिल या फिर माउंटेन, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये तीनों का एग्जाम्पल आपको पता चल गया होगा। अब देखिए, इन तीनों के केस में हम लोग मेजरमेंट करेंगे कैसे, इन तीनों के केस में मेजरमेंट कैसे करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है चेनिंग फ्री विजन ऑब्स्ट्रक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? चेनिंग फ्री का, जैसे हमने बताया, इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉरेस्ट है। सपोज मानते हैं कि कोई एक फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट का एक चेन लाइन, देखिए रेंजिंग नहीं कर सकते हैं। रेंजिंग का मतलब है कि हम देख नहीं सकते, आर पार देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसका हम चेनिंग कर सकते हैं। जंगल में जाके मेजरमेंट तो ले सकते हैं ना, तो इसका हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं लेकिन हम आर पार देख नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक हम पॉइंट बनाएं, ए पॉइंट, और दूसरा यहाँ पर बी। ए से बी विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, ए से बी का लेंथ निकालना है, वो भी कैलकुलेशन के थ्रू। करेंगे क्या, या तो ए के लेफ्ट साइड में या तो ए के राइट साइड में, दोनों में से किसी साइड में जहाँ पर सूटेबल हो। अगर लेफ्ट साइड की बात करें, कोई एक ऐसे पॉइंट का तलाश करेंगे, कोई एक ऐसे पॉइंट की हम खोज करेंगे जहाँ से इस जंगल का, देखिए अगर हम इस डायरेक्शन से, अगर हम बताएं, अगर माने यह कि ए से बी हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन है, आगे की तरफ हम मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जंगल का स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा कौन सा? सी पॉइंट इसको मानते हैं, और लास्ट पॉइंट कौन सा होगा इसका? डी पॉइंट। तो कोई एक ऐसा पॉइंट हम ई मानते हैं जहाँ से डी दिख रहा हो और बी भी दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ ई से ए भी दिख रहा होगा, मतलब जो लाइन हमें दिखेगी यहाँ से इसको रेंज कर लेना है, जो लाइन दिखेगी उसको रेंज करना है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि इसके बीच का एंगल जो होना चाहिए ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। सिमिलर एक ऑफसेट हम यहाँ से भी लेंगे, सी पॉइंट का भी, और यहाँ से भी इसको 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। दूसरा ऑफसेट हम डी से भी लेंगे और यहाँ भी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से करके हम देखते हैं क्या कि हमारे पास में ट्रायंगल क्या बन गया। इसको हमने नाम दे दिया एफ, इसको नाम दे दिए जी। हम क्या देखते हैं कि ट्रायंगल ए सी एफ, ये छोटे वाला ट्रायंगल जो है जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ठीक है, ए सी एफ, और ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल ए ई बी, ये बड़े वाले ट्रायंगल दोनों ही क्या होंगे? सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज लगाएंगे और यहाँ से हम ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे ए बी की वैल्यू कैलकुलेट? देखिए, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री ये है, बड़े वाले का 90 डिग्री हमारे पास में ये है। तो 90 डिग्री है तो हमारे पास में AC को तो मेजर कर सकते हैं ना, AC को तो जंगल में जाने से पहले तो मेजर कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा ये हमारे पास
इसकी ये वैल्यू ए एफ और ये हो जाएगा इसका हाइपोटेनस, यानी कि हम लिख सकते हैं ए सी डिवाइड बाई ए बी बराबर ए एफ डिवाइड बाई ए एफ के लिए चाहे सी एफ का लिख लेते हैं, सी एफ का ही लिख लेते हैं, सी एफ का लिखते हैं सी एफ डिवाइड बाई ई बी। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान रहे, कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल बता करके यहाँ से प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं। यानी कि हमने छोटे वाले ट्रायंगल का इसलिए इंक्लूड किए क्योंकि इसकी मेजरमेंट करना इजी होगा। ठीक है, छोटे से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमें ये हमारे पे डिस्टेंस हमारे पे निकल के आ जाएगा। यहाँ से हम ए बी को कैलकुलेट कर लेंगे, ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया आपका कौन सा, चेनिंग फ्री बट विजन ऑब्स्ट्रक्टेड का ये केस है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट केस पे। सेकंड कहता है विजन फ्री चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, विजन फ्री चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फाइनल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इसे समझना जरूरी है। याद नहीं कर पाएंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये खुद ही आ जाता है। ठीक है, तो विजन फ्री चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब या तो पॉन्ड होगा या फिर पॉन्ड या वैली दोनों बात बराबर है। अगर पानी भरा हुआ गड्ढे में तो पॉन्ड हो गया, नहीं भरा है तो वो वैली हो गया, या फिर रिवर। तो एक बार हम इन दोनों का पहले डिस्कस करेंगे कि इसमें पॉन्ड के केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, और दूसरी बार रिवर के केस में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके करते हैं। तो बात करते हैं पहले पॉन्ड का। पॉन्ड हो या फिर वैली हो, दोनों में से सेम केस बनेगा। सपोज मानते हैं कि हमारे पास में कोई एक पॉन्ड है, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। इसको रेंज तो कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। यहाँ से रेंजिंग कर लिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट, पॉइंट के नज़दीक अपने सूटेबिलिटी के अनुसार कोई पॉइंट हमने मेंशन कर लिया, और ए बी का लेंथ हमें फाइंड करना है। ए बी हमारा कैसे निकलेगा, करेंगे क्या, या तो ए के लेफ्ट साइड में या तो ए के राइट साइड में एक हम ऑफसेट लेंगे। क्या ऑफसेट लेंगे, या तो लेफ्ट साइड में, यहाँ लेफ्ट मेंशन करते हैं, यहाँ राइट, ए से ऑफसेट लेंगे। अगर राइट साइड में ले रहे हैं तो राइट साइड में ही। इस ऑफसेट का लेंथ अपने सूटेबिलिटी के अनुसार रखना है। या तो आप 5 मीटर ले लें, 10 मीटर ले लें, 20 मीटर ले लें, जितने पर सूटेबल है। लेकिन ध्यान रहे कि जितना लेंथ यहाँ पर सी आपने ए सी लिया है, वही लेंथ यहाँ से बी डी का होना चाहिए, वही लेंथ यहाँ से डी पॉइंट का भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, सी से डी को आप मिला दीजिए, यहाँ से भी इसको रेंज कर लेना है। तो ये सी डी का जो लेंथ होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए बी हमारा किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पहला केस था। इसके टोटल 4-5 केस बनते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला केस था। यहाँ से सी डी को मेजर करेंगे और ए बी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। सेकेंड केस किसका आते हैं, पॉन्ड में ही इसका सेकेंड केस आते हैं। सपोज कोई एक पॉन्ड है, अगर आप ऑफसेट नहीं लेना चाहते तो दूसरा मेथड भी है। क्या करेंगे, कोई एक चेन लाइन जिसको हम पहले रेंज करेंगे, ए पॉइंट मेंशन करते हैं, यहाँ बी पॉइंट, ए बी का लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। या तो ए से या तो बी से, जो भी कंडीशन करेंगे दोनों में से कर सकते हैं। ए से सिर्फ ऑफसेट लिए, सिर्फ एक ऑफसेट लिए ए से, इसका लेंथ अपने सूटेबिलिटी के अनुसार रखना है, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर जितना हो। ठीक है, अपने सूटेबिलिटी के अनुसार इसका लेंथ रखना है। और ये जो सी पॉइंट बनाए हैं, इस सी पॉइंट से बी को फिर से क्या करना है, रेंज कर लेना है। अब बताइए, इस पॉइंट को तो नहीं नाप सकते हैं, लेकिन ए सी को तो मेजर कर सकते हैं, सी बी को भी मेजर कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी ए सी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और इसमें क्या लिख सकते हैं, सी बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी का। तो लिख सकते हैं ए बी बराबर अंडर रूट, ए बी ये बराबर का सिंबल है, अंडर रूट सी बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। ए बी स्क्वायर बराबर सी बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इसका दूसरा केस बन गया। देखिए तीसरा केस क्या करेंगे, तीसरे केस के में क्या कर सकते हैं, सपोज कोई पॉन्ड है, इस पॉन्ड का हमें विड्थ कैलकुलेट करना है कितना है, वही काम करेंगे, 2 पॉइंट मेंशन किए, इसी हमें ए बी का लेंथ निकालना है। तो करेंगे क्या, तीसरे केस के लिए कोई एक ऐसा पॉइंट, या तो ए के लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में कोई ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जहाँ से ए और बी दोनों विजिबल हो, और इस तरह से विजिबल होना चाहिए कि इसके बीच का जो एंगल बने वो 90 डिग्री बने। ठीक है, सी पॉइंट पर एक ऐसा सेलेक्ट करेंगे, और यह पॉसिबल है किसके हेल्प से, यह पॉसिबल है ऑप्टिकल स्क्वायर के हेल्प से। ऑप्टिकल स्क्वायर के हेल्प से हम ऐसा लाइन चूज करेंगे, ऐसा पॉइंट चूज करेंगे जो कि पॉन्ड के बिल्कुल सामने हो। ये प्रोसीजर या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड, दोनों में से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्लेस चूज करेंगे जहाँ पर इसके बीच में ये 90 डिग्री एंगल बन रहा हो। तब इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके लिख सकते हैं कि ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए सभी के लिए मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि ए बी को कैलकुलेट करना है बिना इसको नापे हुए, बिना ए बी को नापे हुए। तो हम ए सी को नाप सकते हैं और सी बी को भी नाप सकते हैं। तो इसलिए हम ए बी को कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, बिना ए बी को नापे हुए। बाकी हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ तो खाली ज़मीन है, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड, दोनों साइड में हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया इसका थर्ड केस। फोर्थ केस में क्या कहता है, फोर्थ केस देखिए, इसका फोर्थ केस भी है। फोर्थ केस में क्या करेंगे, सपोज कोई एक पॉन्ड है, कोई चेन लाइन, अगेन पॉइंट हमने ए, पॉइंट हमने बी, इसको मेजर किया। ठीक है, कोई एक ऐसा पॉइंट जिसका अगर एंगल 90 डिग्री आपको नहीं मिल रहा है, सपोज हमने पॉइंट सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद सी पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल नहीं मेंशन हो रहा है, नहीं बन पा रहा है, या तो 90 से कम है या तो 90 से ज़्यादा बन रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, जितना ए सी का लेंथ होगा उतना ही आगे हम इसको बढ़ाएंगे, इसी डायरेक्शन में रेंज करेंगे, इतना ही लेंथ यहाँ रखेंगे। अगर ए सी होगा 10 मीटर तो 10 मीटर का लेंथ हमने सी ई भी रखना है, और जितना लेंथ होगा सी बी का, ठीक है, उतना ही लेंथ रखेंगे यहाँ पर डी पॉइंट का। लेकिन ध्यान इस चीज़ का रहना चाहिए कि जो ई पॉइंट है ये बी के बिल्कुल ही सामने हो, और यहाँ डी पॉइंट ए के बिल्कुल ही सामने होना चाहिए। तब इस केस में हम जो डी ई मिलाएंगे, तो इस केस में हमारे पास में जो डी निकल के आएगा वो हो जाएगा किसके बराबर, वो होगा ए बी के बराबर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे लेकिन इस केस का कि ए सी के बराबर हमें सी तो रखना है, उतना ही लेंथ लेंगे। अगर ये 10 मीटर है तो सी भी 10 मीटर होगा, लेकिन बात यह है कि ये बी के बिल्कुल ही सामने होना चाहिए। यहाँ से अगर बात करें तो ये आपका एंगल इस तरह से 90 डिग्री बनना चाहिए। सिमिलर ये ए से डी भी आपके बिल्कुल ही सामने होना चाहिए। तो इस केस में डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो ए बी के बराबर हो जाएगा। ये हो गया आपका इसका नेक्स्ट केस। ठीक है, तो पॉन्ड में ये टोटल 4 केस इसके बनते हैं। अब आते हैं इसके रिवर वाले पार्ट पे, बात करते हैं अब आगे रिवर वाले केस की। रिवर के केस में टोटल यहाँ 5 टाइप आते हैं। रिवर में देखिए 5 टाइप बनेंगे। पहला, माना कि कोई रिवर है और इसका हमें विड्थ कैलकुलेट करना है। ठीक है, विड्थ हमने यहाँ पर ए पॉइंट बना, बी पॉइंट, ए बी का लेंथ हमें निकालना है। करेंगे क्या, ए से कोई एक ऑफसेट लेंगे, सी पॉइंट, ए से कोई ऑफसेट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इस ऑफसेट का लेंथ कितना भी रख सकते हैं, वो अपने खुद की मर्जी है, या तो 50 मीटर 100 मीटर जितनी सूटेबिलिटी हो उसके अनुसार रख सकते हैं। ए से तो बी दिखेगा, ठीक है, ए पॉइंट से बी तो नज़र आना है क्योंकि रेंज है, सामने से तो देख सकते हैं। तो ए से सी की कोई भी पॉइंट हो, यहाँ से बी हमें यहाँ से ज़रूर दिखेगा। तो करना क्या है कि बी से सी को हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, मतलब बी से सी को रेंज करना होगा। ठीक है, बी से सी को रेंज करते हुए इसको आगे हम ई पॉइंट तक रेंज करेंगे। उसके बाद ए से एक ऑफसेट लेंगे, सी से भी एक ऑफसेट लेंगे। ए से सी का, ए से जो ऑफसेट होगा इसको हमने मानता है डी, इसको माने एफ। ए से डी का लेंथ सी से एफ के बराबर होना चाहिए, लेकिन यह निर्भर करेगा, यह डिपेंड करेगा किस पे, कि ए सी को
AC को हमें बराबर रखना होगा जिस पॉइंट पर ये कटेगा। AC को CF के बराबर FE के बराबर रखना है। मेंशन इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि AC बराबर होना चाहिए किसके, FE का। ठीक है, तो FE के बराबर जब रखेंगे तो वह लाइन, वह पॉइंट जहाँ पर FE बराबर होगा AC के, वही हमारा ऑफसेट होगा, ये AD का लेंथ और CF का लेंथ। तो इस केस में कह सकते हैं कि ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल यानी कि सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। और इस तरह हम कह सकते हैं कि AB हमारा लेंथ किसके बराबर होगा, वो CF के बराबर होगा। इसका मतलब AB जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, वो CF के बराबर होगा। तो इस तरह से पहले केस में हमने क्या निकाल लिया, AB का लेंथ यानी कि विड्थ ऑफ रिवर हमने कैलकुलेट कर लिया। देखते हैं इसका दूसरा केस। सेकेंड केस में क्या कहता है, सपोज फिर से मानते हैं एक रिवर जिसके विड्थ को हमें कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट पर A माने, इसका B। अगेन यही प्रोसीजर हमें फिर से करना है, एक ऑफसेट लेना है। A से C का हमने ऑफसेट लिया। ये ऑफसेट जितना भी होगा, सपोज 200 मीटर, 100 मीटर या 50 मीटर जितना भी होगा, उसके हाफ पर जितना भी लेंथ अपने ऑफसेट ले रखा है उसका आधा लेंथ पर हम B को रेंज करेंगे, B को इस पॉइंट पर रेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर B को इस पॉइंट पर रेंज करेंगे। इस पॉइंट को हमने D माना, D मानते हैं, यहाँ पर D लिखते हैं। तो यहाँ लिखना होगा क्या, AD बराबर होना चाहिए, AD बराबर होगा DC का। यानी आप AC जितना भी ऑफसेट रखेंगे, ठीक है, उसके हाफ लेंथ पर, यहाँ से इसको बाइसेक्ट होगा, उसके हाफ लेंथ पर हमें एक पॉइंट मानना है और उस पॉइंट से B को हमने क्या करना है, वहाँ से रेंज करना है। अब इस रेंजिंग लाइन को आगे तक लेकर के जाएंगे जहाँ तक C से लिया हुआ ऑफसेट यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, उस पॉइंट तक रखेंगे, ई पॉइंट पे, जहाँ पे क्या हो, C से लिया हुआ ऑफसेट, C से ऑफसेट लेंगे, C से लिया हुआ ऑफसेट इस लाइन को जहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो तब तक इसको हम क्या करेंगे, आगे रेंज करते रहेंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ट्रायंगल DCE यह सिमिलर होगा, किसके सिमिलर होगा, BA, यह ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल BAD के बराबर होगा। ठीक है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि AB किसके बराबर होगा, DE के बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये इसका सेकंड टाइप्स है, ये इसका सेकंड टाइप्स हुआ। थर्ड टाइप में क्या करेंगे, देखिए थर्ड टाइप भी है, इसका टोटल 5 टाइप है। थर्ड टाइप में मानते हैं कोई रिवर है, इसका विड्थ हमें कैलकुलेट करना है, AB हमने पॉइंट मेंशन किया। फिर से वही प्रोसीजर, C एक ऑफसेट हम लेंगे और इस बार ये रिवर है, इस बार हमने क्या करना है, यूज करना है किसका, ऑप्टिकल स्क्वायर का। ऑप्टिकल स्क्वायर के यूज से क्या करेंगे, C पर हमने ऑप्टिकल स्क्वायर लेकर रखना है और A से एक ऑफसेट लेना है, इसका लेंथ हमें पता नहीं है, कोई एक सुटेबल लेंथ हम लेकर रखेंगे 20 मीटर 40 मीटर तक का। और C से B को देखेंगे, C से B को यहाँ से बाइसेक्ट करेंगे। ध्यान इस बात का रहना चाहिए कि उसके बाद यहाँ से जो आप एंगल यहाँ बनाएंगे, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री बने। ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर के हेल्प से C पर खड़े होकर के आपको 90 डिग्री एंगल बनाना है जिसमें एक B पॉइंट का मेंशन हो और A पर जितना भी लेंथ आपका आएगा उस पॉइंट को D मान लिए। यानी कि कहने का मतलब कि एंगल BCD जो बनना चाहिए वो 90 डिग्री आपको बनाना है। यही इसका मोटिव है। ठीक है, इस मेथड का यही एक मोटिव है कि इस मेथड में ऑप्टिकल स्क्वायर के हेल्प से C पर 90 डिग्री एंगल आपको बनाना होगा। तब इस केस में क्या करेंगे, जब 90 डिग्री एंगल बना लेंगे तो देखिए इस केस में जब इतना बन जाता है 90 डिग्री एंगल, तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल BAC यह समरूप होगा, यानी कि आइडेंटिकल होगा, किसके, सिमिलर होगा ट्रायंगल CAD का। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, पहला ट्रायंगल ये
और सेकंड ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर होंगे। तो देखिए यहाँ पर AC जो होगा ये दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन साइड है। हमें वैल्यू किसका निकालना है, AB का निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। क्या करेंगे, देखिए लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज में क्या, AB डिवाइडेड बाई इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हुआ, इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया AC बराबर इसका बेस हो जाएगा AC डिवाइड बाई इसके लिए बेस हो जाएगा AD। तो मतलब कहने का कि बिना नदी को क्रॉस किए हुए नदी के इस पार ही हमें क्या कैलकुलेट करना है, AC और AD। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं AB बराबर AC स्क्वायर डिवाइड बाई AD। यानी कि हम AC और AD को मेजर करके हम AB का लेंथ निकाल सकते हैं। तो इस केस में आपको ऑप्टिकल स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकेंगे। ये इसका नेक्स्ट केस था। एक और इसका केस है, जब आपके पास में या तो थियोडोलाइट या तो कंपास या तो एबनी लेवल कुछ ऐसा हो जिससे स्लोप मेजर कर सकें। सपोज कोई रिवर है, इसका विड्थ हमें कैलकुलेट करना है AB। A से एक ऑफसेट लेना है C और C से B को बाइसेक्ट कर देना है। अगर आपके पास में कोई भी स्लोप मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, स्लोप मेजरमेंट का कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे या तो ऑप्टिकल जो भी एबनी लेवल या फिर कंपास, तो उससे हम यहाँ से थीटा क्या करेंगे, थीटा कैलकुलेट कर लेंगे इसके बीच का एंगल। अगर ये थीटा मिल जाता है, यहाँ से अगर थीटा पता चल जाता है, तब इस ट्रायंगल में हम अप्लाई करेंगे क्या, टेन थीटा बराबर इस ट्रायंगल में हम लोग अप्लाई करेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं AC डिवाइड बाई आधार हो गया AC बट्टा में BC का, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी ये टेन थीटा ये नहीं अप्लाई होगा। टेन थीटा देखिए इस केस में हमें क्या करना है कि यहाँ से AB जो आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ से A से हमें एक ऑफसेट लेना है और इस ऑफसेट को यहाँ से मिला करके यहाँ से हमें थीटा कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्लोप मेजरमेंट डिवाइस। और स्लोप मेजरमेंट डिवाइस यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से हमें निकालना होगा क्या वैल्यू, टेन थीटा का। यानी कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, यानी कि AB हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, AB डिवाइडेड बाई AC। तो थीटा तो हम कैलकुलेटेड रहेगा ऑलरेडी, तो यहाँ टेन थीटा निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर AC टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो ये थे टोटल जो कि आपको रिवर के केस में थे। एक और इसका केस बनता है जो कि इंक्लाइंड लेंथ निकालता है रिवर का। अगर रिवर का इंक्लाइंड लेंथ निकालना हो तब क्या करेंगे, जैसे कोई एक रिवर है और इस केस में आपको लेंथ ये कैलकुलेट करना है, यहाँ पर A माने यहाँ पर B माने, AB का लेंथ जो कि इंक्लाइंड पोजीशन में है इसको कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, B से अगर B दिख रहा हो तब, नहीं दिखेगा तब क्या करेंगे, नदी के आप या तो राइट साइड में हैं, ये रिवर है, या तो लेफ़्ट साइड में, या तो इधर है या तो इधर है, जिस साइड में आप हैं। अगर A के साइड में हैं, अगर राइट साइड में यहाँ पर हैं तो क्या करेंगे, A से एक ऑफसेट लेंगे और दूसरी साइड भी इसका ऑफसेट लेंगे, ठीक है। दोनों साइड में हमने ऑफसेट लेना है और इस ऑफसेट पर यह देखना है कि B के जस्ट सामने कौन सी पॉइंट आ रही है, B के जस्ट सामने कौन सी पॉइंट आ रही है, उस पॉइंट को यहाँ पर मेंशन करेंगे C। और जितना AC होगा उतना ही इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे D पॉइंट के लिए, ठीक है। और जितना ये AD होगा, अब B से A को फिर हम आगे क्या करेंगे, बाय रेंज करेंगे और जहाँ पर ये मेंशन होगा, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को हम यहाँ पर E पॉइंट बनाएंगे और कह सकेंगे ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 बोथ आर सिमिलर। और इस तरह से हमारा पास में BC किसके बराबर हो जाएगा, DE के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग DE को मेंशन करके, DE को मेजर करके ये बता सकेंगे कि BC का लेंथ कितना है। तो ये थे टोटल रिवर वाले टाइप में जिस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ऑब्स्ट्रक्टेड वाले में है कि ऑब्स्ट्रक्टेड अगर आपके पास में डिफरेंट तरह के हों, रिवर में 5 केसेस हमने बताए, पाँचों केसेस आपको इजीली उम्मीद है कि आप समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट केस में और लास्ट केस पर, जो कि है कि अगर बोथ ऑब्स्ट्रक्टेड हो,
दोनों ही अगर ऑब्स्ट्रक्टेड हो तब क्या करेंगे उस केस में। देखिए बोथ ऑब्स्ट्रक्टेड का जो केस होता है, ये एग्जाम्पल होता है इसका किसका, बिल्डिंग का, ठीक है, बिल्डिंग का एग्जाम्पल होता है बिल्डिंग। इसमें अगर बिल्डिंग है तो इसमें आपको ना तो दिख सकेगा, सपोज कोई एक बिल्डिंग है, ना तो ये कोई चेन लाइन है, ना तो ए से बी देख सकेंगे और ना ही इसको हम चेन कर सकेंगे, ना ही मेजर कर सकेंगे। तो करेंगे क्या इस केस में, दो पॉइंट यहाँ लेंगे, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, दो पॉइंट लिए। यहाँ पे सी से देखिए फिर से इसको बनाते हैं बिल्डिंग को। जैसे हमारे पास में कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से इसको यूज करना है। बिल्डिंग को ये जहाँ से इसका चेन लाइन है ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, इसके साथ में कोई एक पॉइंट और लेंगे सी, इसके साथ में कोई एक पॉइंट हमने डी। सी से एक ऑफसेट लेना है, ए से भी ऑफसेट लेना है, दोनों ऑफसेट का लेंथ इक्वल होना चाहिए। उसके बाद सी से ए को यहाँ मिला देना, यहाँ पर ए डैश लिखेंगे और इसको सी डैश लिखा। सी डैश ए डैश का लेंथ सी से ए के लेंथ के बराबर होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो डायगोनल बनाएंगे ए से सी, वह डायगोनल भी इसके बराबर होना चाहिए ए डैश से सी के बराबर। यानी कि कहने का मतलब दो पॉइंट इसलिए लेते हैं ताकि ये एक्यूरेट हो पाए, ऐसा नहीं हो कि कोई लेंथ बड़ा या छोटा रह जाए तो उसमें एरर आ जाते हैं। इसलिए हम ये काम यहाँ करेंगे, यही प्रोसीजर यहाँ करेंगे। बी से एक ऑफसेट लेंगे, डी से भी ऑफसेट लेंगे, दोनों ऑफसेट का लेंथ सेम होना चाहिए। बी से डी को भी मिला देंगे, जो डायगोनल यहाँ पर बनेगा उसका लेंथ, यानी कि अगर बी डैश मानते हैं इसको डी डैश मानते हैं, तो जितना डायगोनल बी से डी डैश का होना चाहिए उतना ही डायगोनल डी से बी डैश का भी होना चाहिए। अगर ये दोनों एक्यूरेट हो जाते हैं तब हमको इस लाइन को मिला देना होगा और हम कह सकेंगे कि ए बी जो होगा किसके बराबर होगा, वो ए डैश बी डैश के बराबर होता है। तो इस केस से हम निकाल सकते हैं कि जब बोथ ऑब्स्ट्रक्टेड हो, चेनिंग हो या फिर रेंजिंग हो, दोनों ही ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, तब हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो ये थे टोटल केस, टोटल 3 केस इसके, जिसमें आपको ऑब्स्टेकल आते हैं और ऑब्स्टेकल के केस में आपको यूज होते हैं ये सर्वेइंग के बारे में। चेनिंग फ्री, विजन ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, चेनिंग फ्री हो और विजन ऑब्स्ट्रक्टेड हो तो उस केस की बात करेंगे जब। सेकंड है विजन फ्री, चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड, एंड ये बोथ ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, चेनिंग के लिए कभी कभी लिखता है रेंजिंग, ठीक है, रेंजिंग फ्री, विजन ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, रेंजिंग के लिए भी बात यूज करेगा, यानी कि रेंजिंग करना, देख सकना, विजन को रेंजिंग यूज करेगा। चेनिंग फ्री, रेंजिंग ऑब्स्ट्रक्टेड, रेंजिंग फ्री, चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड, इस तरह की केसेस को ये यूज करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ में। अगर आप कुछ नया सीखें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।